हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का 24 मार्च 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार जुड़े हुए सभी लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन पर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के निर्माण की स्मृति में हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो पहली न्यूज़ है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो पहला विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 1961 को आयोजित किया गया था। इसमें मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों के समन्वय के लिए 1951 में परिचालन शुरू किया गया। इम्पॉर्टेंट है 2023 की थीम ये रही है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। एक बार फिर से पूरी न्यूज़ को देखेंगे तो याद रखिए 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं तो मैंने आपको बताया, क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी और पहली बार 23 मार्च 1961 को इसे आयोजित किया गया। 2023 की थीम क्या रही है तो इसकी थीम रही है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। अब आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाते हैं उसकी थीम क्या रही थी, कल ही मैंने आपको बताया था। तो जाकर कमेंट कॉलम में आंसर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि वर्ल्ड वाटर डे किस एक डेट को मनाते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, देखेंगे उसमें क्या है खास। आज की अगली न्यूज़ है यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए एबेल पुरस्कार जीता है। तो अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है, जो आंशिक अंतर समीकरण के विशेषज्ञ हैं, जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इस प्रकार के समीकरण बताते हैं कि कैसे कई चर एक दूसरे के संबंध में बदलते हैं और कई विषयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही है हर बार कि एबेल पुरस्कार किस एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये गणित के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है तो यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता हैं, इनका नाम है लुइस कैफेरेली, जिनको आंशिक अंतर समीकरण के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ और फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया। इसे नोबेल पुरस्कारों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार 2003 में इसे दिया गया था। पुरस्कार समारोह ओस्लो यूनिवर्सिटी में आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट क्लियर रखने हैं। पहला पॉइंट कि यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता हैं लुइस कैफेरेली, जिनको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर प्रोफेसर है तो टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और दूसरा पॉइंट एबेल पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट क्लियर रखने हैं कि नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है, गणित क्षेत्र का पुरस्कार है। नॉर्वे के गणितज्ञ नील हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। 2003 में पहली बार इसे सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देश में पहले स्थान पर रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे को 2023 के लिए विषय के आधार पर क्वाकारेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला और विश्व स्तर पर 47वां स्थान दिया गया है। संस्थान ने 100 में से 80.4 अंक प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर संस्थान ने अपने 2022 के प्रदर्शन में 18 स्थानों का सुधार किया है। समग्र क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे विश्व स्तर पर 172वें स्थान पर है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा एक एक फैक्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देश में पहले स्थान पर है। किसके द्वारा इस इंडेक्स को निकाला गया है? तो क्वाकारेली साइमंड्स यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा इसे निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं और कौन कौन सी रैंकिंग को किस एक संगठन द्वारा निकाला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, वहां पर जाइए आप। आपको 50 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, के वीडियोस मिलेंगे, जहां पर मैंने एक एक वीडियो को बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। उसमें से एक वीडियो इस पर भी आधारित है, यानी इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी की जाती है इस पर भी आधारित है। तो जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देश में पहले स्थान पर आ गया है। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट की नियुक्त समिति ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ललित कुमार गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सीसीआई यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपड़ा मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। वर्तमान में वह उसी संगठन में निदेशक के रूप में कार्यरत है, यानी ललित कुमार गुप्ता की बात की जा रही है। इसके अलावा वह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर रखने हैं कि ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात कपड़ा मंत्रालय से आई है, तो कौन है कपड़ा मंत्री प्रेजेंट टाइम में? तो याद रखिए, पीयूष गोयल के पास इस टाइम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। ठीक है, पीयूष गोयल के पास इस टाइम और कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है क्या? नहीं, इनके पास आयुष मिनिस्ट्री नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, अगर है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अगर नहीं है तो किन के पास है आयुष मिनिस्ट्री, बताइए जरा कमेंट कॉलम में। ठीक है, इसके अलावा स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दिया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको भी मदद मिलेगी और आपके जुड़े भाई बहनों को भी मदद मिलेगी। जिनको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते हैं उनको भी क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर किया करें। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दिल्ली सरकार से। तो आपको पता है प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे राज्य अपना बजट पेश कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का सामान्य ध्यान देने के अलावा बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इस बजट की थीम रही है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली। 2022-23 में दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तो 2023-24 के लिए बजट ज़्यादा रहा है। कितना रहा है? 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनल कुमार सक्सेना। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना बजट पेश किया था। कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करें। देखिए, कोई भी राज्य अगर बजट पेश करता है तो उसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि उसने कितने का बजट पेश किया है। अपनी जो केंद्र सरकार के अंदर बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, वो तो उसमें एक एक फैक्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार द्वारा कोई बजट पेश किया जाता है तो उसमें आपको केवल बजट लर्न रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप उस राज्य से आते हैं तो आपको उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर लिया होगा। बढ़ेंगे फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है RINL। ठीक है, RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम को 2023 को SSO रांची में आयोजित हुए एक वार्षिक पुरस्कार समारोह में JCSSI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा पुरस्कार इस्पात सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो RINL ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कच्चे माल क्षेत्र में 4 पुरस्कार जीते हैं। RINL विशाखापट्टनम ने वर्ष 2022 के लिए जीरो फेटल एक्सीडेंट इवॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो न्यूज़ याद रखिएगा, RINL ने राष्ट्रीय स्तर का JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जीता है।
आइए RINL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो RINL का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम भारत में स्थित एक सार्वजनिक इस्पात उत्पादक है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई है जो अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित है और भारत का पहला तट आधारित एकीकृत स्टील संयंत्र है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी। इसे 1992 में 3.0 MTPA लिक्विड स्टील की क्षमता के साथ कमीशन किया गया। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि RINL ने राष्ट्रीय स्तर का JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जीता है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत ने भोपाल में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय जोड़ी नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने भोपाल में ISSF यानी इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स्ड टीम कांस्य पदक मैच में चीनी मिक्स टीम को 16-8 से हराकर कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। भारत के सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि वरुण तोवर ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा आप कि भारत ने भोपाल में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक को जीता है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, रणवीर सिंह 2022 में विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो कॉरपोरेट जांच और जोखिम परामर्श फर्म क्रोल की एक नई सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह 2022 में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़कर एंडोर्समेंट करने वाले सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। 2022 में उनकी कुल संपत्ति 181.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 2021 में 158.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। महिलाओं में अगर बात करें तो एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस लिस्ट में सबसे आगे है। तो एक एक पॉइंट को क्लियर रखिएगा। रणवीर सिंह 2022 के अंदर विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। तो लोकसभा ने 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित किया है। 41,491 करोड़ का 35% पूंजीगत व्यय विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाना है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 1,06,061 करोड़ रुपए हैं, जबकि राजस्व व्यय 7,70,009 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा, लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है 2019 से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कौन है राज्यपाल? तो याद रखिएगा, मनोज सिन्हा इनका नाम है। अच्छा, टूट करके एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, उसका क्या नाम है? लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। वहाँ के कौन है वर्तमान में गवर्नर? तो बताइए कमेंट कॉलम में कौन है वहाँ के गवर्नर, ठीक है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ और जानेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। तो अगली न्यूज़ है, ललितपुर में मनाया गया नेपाल का घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा, ठीक है। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में घोड़े यात्रा, जिसे घोड़ों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ये नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है। क्लियर रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नहीं, नेपाल के, ठीक है। घोड़े यात्रा उत्सव मल्ला शासन द्वारा मनाया जाता है। यह इस विश्वास के आधार पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि इसका अवलोकन प्राचीन काल में गुरुमापा, जिसे तुंडी भी कहा जाता है, नामक एक राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में शुरू हुआ था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है, MT वासुदेवन नायर केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पहला केरल पुरस्कारंगल राज्य पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री नामक 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। लेखक MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है न्यूज़। आइए केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के उष्णकटिबंधीय मालाबार तट पर स्थित एक राज्य है। इसमें लगभग 600 किलोमीटर अरब सागर तट रेखा है। चेरा राजवंश केरल में स्थित पहला प्रमुख राज्य था।
एराविकुलम और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। 14 जिले यहाँ पर पड़ते हैं। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली होगी। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर किया करें, अपनी राय दिया करें। वीडियो में और नया क्या ऐड कराना चाहते हैं ये भी बताया करें। स्टैटिक जीके अगर आप और भी ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कॉलम में आंसर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा ही लगता है आपको तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कम से कम एक टेलीग्राम या एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करी जा सके। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना और सब्सक्राइब पर प्रेस करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।